अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे वी आर हेयर विथ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका सीएसएस के हवाले से और पीएमएस के हवाले से बड़ा ही अहम टॉपिक है, जो आपका पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से या ऐसे के हवाले से किसी न किसी एंगल में आ सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएस चाइना राइवलरी। आज हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि यूएस चाइना राइवलरी है क्या और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं वर्ल्ड पे और पाकिस्तान पे। ठीक है, द कंटेम्प्ररी यूएस चाइना राइवलरी रिप्रेजेंट्स अ मल्टी डायमेंशनल कंटेस्ट फॉर ग्लोबल सुप्रीमेसी रिफ्लेक्टिंग अ शिफ्ट फ्रॉम अमेरिकन यूनिपोलर हेजमनी टू एन इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड। कि हम जो देखते हैं आज यूएस और चाइना की जो राइवलरी है उनका यूँ समझो कि एक तकरार है, वो मल्टी डायमेंशनल है, किसी एक जगह कंटेस्ट नहीं कर रहे, वो कंटेस्ट कर रहे हैं जो ग्लोबल सुप्रीमेसी हो, जो सुपर पावर का दर्जा है उस पर उनकी राइवलरी है, उस पर उनका कंटेस्ट चल रहा है। उसके बाद जो अमेरिकन यूनिपोलर हेजमनी थी उसको मल्टीपोलरिटी में चाइना कैसे कन्वर्ट करने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कि रूटेड इन स्ट्रक्चरल पावर ट्रांजिशन, आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंस एंड टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी, this rivalry is redefining global order and challenging the liberal international system built by the West after World War II। कि भाई हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चरल पावर ट्रांजिशन है या जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है या जो टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी है, सो आज के ये जो राइवलरी है बिटवीन चाइना एंड यूएस, ये उसको रीडिफाइन कर रही है। रीडिफाइन कैसे करे? जो ग्लोबल आर्डर है, जो लिबरल इंटरनेशनल सिस्टम है, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद यूँ समझो कि वेस्ट ने दिया था, उसको ये कैसे चैलेंज कर रही है राइवलरी। ठीक है, सो हम डिस्कस करते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम कोऑपरेशन टू कन्फ्रंटेशन। कि हम देखते हैं कि भाई कोऑपरेशन से कन्फ्रंटेशन की तरफ कैसे गए हैं दोनों कंट्रीज। इनिशियल कोऑपरेशन 1970s टू 1990s के सीनो अमेरिकन रीअप्रोचमेंट। कि निक्सन्स विजिट टू बीजिंग सिंबलाइज्ड अ स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट अगेंस्ट द यूएसएसआर ड्यूरिंग द कोल्ड वार। हम देखते हैं कि जो चाइना और अमेरिका की रीअप्रोचमेंट थी 1972 में, उसमें निक्सन ने विजिट किया था चाइना का। ठीक है, उसमें उनकी यूँ समझो कि एक रीअलाइनमेंट हुई। पहले उनके जो ताल्लुकात थे या जो उनका एक बायलैटरल रिलेशन था वो अच्छा नहीं था, वो स्ट्रांग नहीं था। जो निक्सन का विजिट हुआ, उन्होंने यूँ समझो कि स्ट्रेटजिकली रीअलाइन किया चाइना को और अमेरिका को। किसके खिलाफ? यूएसएसआर के खिलाफ ड्यूरिंग कोल्ड वार। ठीक है, सो economic engagement, the US supported China's inclusion in the global economy, WTO membership in 2001। के भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना को सपोर्ट किया, उसको इंक्लूड किया ग्लोबल इकोनॉमी में। वो कैसे इंक्लूड किया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप दी चाइना को 2001 में। एक्सपेक्टिंग लिबरलाइजेशन एंड कन्वर्जेंस विथ वेस्टर्न नॉर्म्स, यूएसए ने ये एक्सपेक्ट किया कि हम चाइना को लिबरलाइज करेंगे और उसको हम कन्विंस करेंगे कि वो जो वेस्टर्न नॉर्म्स हैं उनके साथ कन्वर्ट हो जाए। चाइना's earlier liberal engagement theory, the idea that economic integration would lead to political democratization, has largely failed. As a result, Beijing is pursuing a more revisionist foreign policy to assert its national interest and challenge global rules. So, economic liberal engagement theory, like earlier, China believed that participating in global economy would naturally lead to political liberalization, integration into the existing international system. Western countries expected democratization through trade and investment. Failure of the approach means China maintained its authoritarian political system. Global integration did not force domestic political change. China learned that economic growth could happen without political liberalization. Shift to a revisionist foreign policy means Beijing now asserts its interest boldly even if it challenges global norms like territorial claims in South China Sea,
using economic tools like Belt and Road Initiative to build influence, promoting alternative economic and financial systems outside the Western led institutions. So, China is no longer a passive player in global governance. Theoretical lens, power transition and realist rivalry. Power transition theory says that rising powers challenge established ones when their material capabilities approach parity. The US China dynamic exemplifies this. So, power transition theory from realism suggests that rising powers challenge established powers when their material capabilities like economy, military, technology approach parity. The US China dynamic is a prime example. Power transition theory, it is a realist perspective. The international system is hierarchical, dominated by leading power, means hegemon. When a rising power approaches the dominant power in strength, tensions and rivalry increase. Conflict is more likely if the rising power is dissatisfied with the existing global order. अब हम देखते हैं कि यूएस चाइना डायनामिक क्या है कि चाइना's rise like economic, military and technological capabilities have grown rapidly. Material parity in certain sectors, manufacturing, trade, infrastructure, China is now comparable to the US. Strategic rivalry, South China Sea, Taiwan, Belt and Road Initiative, technology competition like 5G, AI, global order challenge, means China seeks to reshape international rules in line with its interest. Trade tensions and tariffs between US and China, military posturing in the South China Sea and Taiwan Strait, formation of alternative institutions like Asian Infrastructure Investment Bank as a counter to World Bank, IMF dominance, technology and supply chain competition, Huawei Semiconductors. उसके बाद ऑफेंसिव रियलिज्म, चाइना सीक्स रीजनल हेgemony in East Asia, the US counters to prevent peer competition. From a realist perspective, China is seeking regional hegemony in East Asia, while the USA actively counters to prevent China from achieving uncontested dominance. China's pursuit of regional hegemony means China aims to become the dominant power in East Asia economically, militarily and diplomatically, like expanding influence in the South China Sea, economic leverage through Belt and Road Initiative, strengthening regional security and trade networks aligned with Beijing. How US tries to counter it? The US strategy क्या है कि the US seeks to maintain regional balance and prevent a single power from dominating. Measures include strengthening alliances with Japan, South Korea, Australia and India, like आपका Quad, freedom of navigation operations in the South China Sea, trade and military partnerships to check China's influence. What is realist interpretation? Realism emphasizes that states prioritize power and security. Rising power like China and established powers like US naturally enter rivalry when interests clash. Regional hegemony and balancing behavior are expected outcomes in a realist world. Now, China seeks regional dominance in East Asia, while the US counters to preserve balance, illustrating the realist view that states act to maximize security and power. Realism explains the US-China dynamic. China's rise drives regional hegemonic ambitions, prompting the US to balance and contain its influence. उसके बाद हम देखते हैं कि थुसीडाइड्स ट्रैप, as Harvard's Graham Ellison argues, fear of a rising China may lead the US to adopt containment policies, heightening the risk of conflict. According to Harvard's Graham Ellison, the fear of a rising China may push the US
to adopt containment policies, but such fears and reactions increase the risk of conflict. What is Thucydides' trap? Ellison's central argument draws on the historical pattern where a rising power challenges a ruling power, often leading to a war. The US may fear losing global dominance to China and respond preemptively. US adaptation like containment policies, strengthening military presence in Asia Pacific, building alliances like Quad, जिसमें आपका यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, इकोनॉमिक मेजर्स लाइक टेरिफ्स एंड टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस टू लिमिट चाइनास राइज. रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैसे कि ओवर एम्फेसाइज ऑन कंटेनमेंट में हाइटन टेंशंस अननेसेसरली, miscalculations in Taiwan, South China Sea, or trade could escalate. Fear-driven policies can turn strategic rivalry into open confrontation. So Ellison warns that fearing China's rise could push the US to containment strategies, but such moves might actually increase the likelihood of conflict. उसके बाद हम देखते हैं कि डायमेंशंस ऑफ राइवलरी क्या हैं. उसमें सबसे पहले जो डायमेंशन है वो है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन. सबसे पहले आता है आपका ट्रेड वार के टेरिफ्स एंड सैंक्शंस सिंस 2018 रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक नेशनलिज्म रिप्लेसिंग ग्लोबलाइजेशन. कि भाई हम देखते हैं कि यूएस और चाइना में एक यूँ समझो कि ट्रेड वार चल रही है 2018 से खास करके, जिसमें टेरिफ्स एक दूसरे पे लगाते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं. तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, दोनों इकोनॉमिक नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन को नहीं देख रहे. ठीक है, और जो उनका इकोनॉमिक नेशनलिज्म है वो रिप्लेस कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को. उसके बाद टेक सुप्रीमेसी, द रेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड 5G डिफाइंस द न्यू डिजिटल कोल्ड वार. हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी है या जो टेक सुप्रीमेसी है, जिसमें उनके बीच एक रेस लगी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम में, कंप्यूटिंग में एंड 5G में. और ये क्या शो कर रहा है, ये क्या डिफाइन कर रहा है कि ये एक डिजिटल कोल्ड वार है बिटवीन चाइना एंड द यूएस. उसके बाद हम देखते हैं कि यूएस एक्शंस बैनिंग हवावी, रिस्ट्रिक्टिंग सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स. कि यूएस ने क्या एक्शन लिए कि उन्होंने हवावे को बैन किया और रिस्ट्रिक्ट किया सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट को. चाइना सेमीकंडक्टर्स बनाने में बड़ा अहम रोल अदा करता है और यूएसए ने क्या किया, एक तो उसकी जो मोबाइल कंपनी थी हवावे उसको बैन किया, दूसरा रिस्ट्रिक्शंस लगाई ताकि जो सेमीकंडक्टर्स आते हैं चाइना से उनकी एक्सपोर्ट कम हो. चाइना ने क्या रिस्पॉन्स किया, ड्यूअल सर्कुलेशन पॉलिसी दी टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन वेस्टर्न मार्केट्स. व्हाट इज ड्यूअल सर्कुलेशन पॉलिसी? China's dual circulation policy is a strategic economic framework designed to reduce reliance on foreign markets while strengthening domestic consumption and innovation. Domestic circulation में क्या है कि focus on consumption, domestic production and innovation, reduce dependence on exports and foreign supply chains, promote self-reliance in technology and strategic industries. उसमें क्या है, इंटरनेशनल सर्कुलेशन, एक्सटर्नल लूप क्या है कि कंटिन्यू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट, एक्सपोर्ट गुड्स एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मेंटेन चाइनास ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस. इसका पर्पस क्या था ड्यूअल सर्कुलेशन पॉलिसी का? टू प्रोटेक्ट द चाइनीज इकोनॉमी फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स एंड ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स, फोस्टर लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक ग्रोथ, बैलेंस इंटीग्रेशन विथ ग्लोबलाइजेशन वाइल स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस. इसके इम्पैक्ट्स क्या है कि रिड्यूस वुलनरेबिलिटी टू यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस, एनकरेज innovation and technological self-reliance, signal a shift
it signals a shift toward a more self-sufficient economic model. So China's dual circulation strategy strengthens domestic demand and innovation while maintaining global trade links, balancing self-reliance with international engagement. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि करेंसी कंपटीशन, चाइना's promotion of digital yuan and de-dollarization efforts threaten US financial dominance. The ongoing US-China strategic competition is not just military or trade-based, it now extends to digital currencies and global financial dominance, with China's initiatives challenging the US dollar's primacy. What is China's digital yuan? China is developing a central bank digital currency called the digital yuan. What is the goal? To facilitate faster, cheaper international payments, reduce reliance on US dollar dominated payment systems like SWIFT, strengthen China's financial influence globally. What is de-dollarization? The US dollar has long been the dominant global reserve currency, giving the US economic and strategic advantages. China is promoting the use of yuan in trade, finance, and energy markets. Bilateral trade agreements like BRI countries and alternative financial institutions like AIIB supports this shift. Implications for the US and the global finance: threatens US financial hegemony. It can reduce America's leverage in sanctions and international banking. It pushes other countries to consider alternatives to the dollar. So, China's digital yuan and internationalization efforts challenge US dollar dominance, creating a new front in the global strategic competition between the two powers. उसके बाद हम सेकंड डायमेंशन देखते हैं. सेकंड डायमेंशन है स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री डायमेंशन. Indo-Pacific containment: the US allies like AUKUS, Quad, Japan, South Korea, Philippines counter China's maritime assertiveness. The US and its regional allies are pursuing a strategic and military approach in the Indo-Pacific to contain China's growing maritime assertiveness. What are the US alliances and partnerships to counter China? जिसमें आपका AUKUS है. It is a security pact between Australia, UK and the US to strengthen defense and technology sharing. What is Quad? A strategic dialogue among US, Japan, India and Australia to promote a free and open Indo-Pacific. Regional partnerships lie with South Korea and the Philippines for security coordination. What is the purpose of alliances? To counter China's naval expansion and territorial claims in the South China Sea, ensure freedom of navigation in international waters, provide collective deterrence against unilateral Chinese actions. What is China's maritime assertiveness? Like expansion of naval power in South China Sea and East China Sea, construction of military bases on artificial islands, control over strategic sea lanes critical for global trade. Now what are the implications? Ke heightens strategic competition in the Indo-Pacific, increases military and diplomatic pressures on China. Regional states must navigate between US-led containment and China's rising influence. So the US and its allies use alliances like AUKUS and the Quad to contain China's maritime ambitions, maintaining regional balance and freedom of navigation. उसके बाद हम देखते हैं कि साउथ चाइना सी मिलिटराइजेशन, artificial islands and naval build-up challenge international maritime law. So the China's military construction on artificial islands in the South China Sea and its naval expansion challenge international maritime law, particularly the United Nations Convention on the Law of Sea. So artificial islands and military build-up क्या है कि China has built airstrips, ports, radar stations and missile facilities on artificial islands. It expands
naval presence and surveillance capabilities. It strengthens territorial claims over disputed waters. What is UNCLOS and international law? UNCLOS defines territorial waters, exclusive economic zones, and freedom of navigation. The Philippines versus China 2016 ruling invalidated China's 9-9 claim. China continues construction and militarization, defying the international tribunal. So, what are the implications? It threatens freedom of navigation in one of the world's busiest shipping lanes. It heightens regional tensions with ASEAN countries. It draws US and allies strategic response like freedom of navigation operations, military alliances. So China's militarization of artificial islands challenges UNCLOS, undermines maritime law and escalates strategic competition in the South China Sea. उसके बाद हम देखते हैं कि ताइवान स्ट्रेट a potential flashpoint. Beijing vows reunification while Washington maintains strategic ambiguity yet arms Taipei. So the Taiwan Strait remains a major potential flashpoint in US-China relations, with Beijing pursuing reunification and the US maintaining strategic ambiguity while supporting Taiwan militarily. What is Beijing's position? China considers Taiwan a core national interest, continues to emphasize reunification, threatening military action if Taiwan declares formal independence, conducts military drills and shows of force near the strait. What is Washington's approach? Strategic ambiguity. The US doesn't explicitly commit to defending Taiwan in all scenarios, yet it provides arms sales, military training, and intelligence support to Taiwan. It supports Taiwan's self-defense and international presence without formally recognizing it as independent. Miscalculations or escalations can trigger regional or global conflict. It increases US-China strategic tensions, impacting trade, security, and alliances. So the Taiwan Strait is a key strategic flashpoint where Beijing's reunification ambitions meet Washington's support for Taiwan, creating high-stake tensions. उसके बाद हम देखते हैं कि arms modernization, China's hypersonic missile tests and nuclear expansion mirror the Cold War arms race. China's rapid arm modernization mirrors aspects of the Cold War arms race, escalating strategic competition with the US. How China is developing hypersonic missiles? China has tested hypersonic glide vehicles capable of evading missile defenses, increases long range strike capability, and strengthens deterrence. How China is expanding nuclear? China is expanding its nuclear arsenal, modernizing warheads, delivery systems, and second strike capabilities. It moves toward a more credible and survivable nuclear deterrent comparison to Cold War arms race. Like the US-Soviet arms race, both sides invest heavily in new technologies and weapons to maintain strategic balance. It creates mutual security dilemmas, like one side's expansion prompts the other to respond. What are the implications? It increases regional tensions in East Asia, fuels global strategic competition, including missile deployment and military alliances. It raises the stakes for crisis management and conflict prevention. So China's hypersonic missile tests and nuclear buildup resemble a new arms race, echoing Cold War dynamics and intensifying US-China strategic rivalry. उसके बाद हम देखते हैं कि ideological and institutional dimension, competing governance models. US like liberal democracy, free markets, human rights. China
authoritarian capitalism, state-led development, non-interference. The US and China represent distinct governance models and ideologies, shaping their foreign policies, global strategies, and international influence. The US promotes liberal democracy model, means political system, democratic, accountable, rule-based economy, free markets, private enterprise, competition. सो यूनाइटेड स्टेट्स कहता है कि लिबरल डेमोक्रेसी मॉडल हो जिसमें आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम हो वो डेमोक्रेटिक हो, अकाउंटेबल हो और रूल बेस्ड हो, जिसमें आपकी इकोनॉमी हो उसमें फ्री मार्केट्स हो, प्राइवेट एंटरप्राइज हो, उसमें कंपटीशन हो। ठीक है। फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स क्या है यूएस के? वो कहता है कि ह्यूमन राइट्स हो, डेमोक्रेसी हो और ग्लोबल नॉर्म्स हो। ठीक है। और वो कहता है कि इंटरवेंशनिस्ट टेंडेंसीज टू शेप इंटरनेशनल ऑर्डर। यूएस कहता है कि अगर किसी कंट्री में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करेगी, तो वहाँ पे इंटरवेन किया जाए ताकि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको शेप किया जाए। ठीक है। सो चाइना क्या कहता है कि चाइना प्रोमोट्स अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म मॉडल। जो चाइना का मॉडल है वो एक अथॉरिटेरियन मॉडल है। वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो है वन पार्टी स्टेट, सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। चाइना कहता है कि वन पार्टी स्टेट हो और सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हो। इकॉनमी उसकी वो कहती है कि स्टेट लेड कैपिटलिज्म हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस हो। फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल क्या है चाइना के? नॉन इंटरफेरेंस इन अदर स्टेट्स, डोमेस्टिक अफेयर्स। चाइना कहता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो या कोई भी इशू हो, नॉन इंटरफेयर पॉलिसी होनी चाहिए। किसी कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर्स में हमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। So China focuses on economic development and state control rather than ideology. चाइना कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और स्टेट का कंट्रोल हो, आइडियोलॉजी की बात नहीं है। ठीक है। सो इंस्टीट्यूशनल डायमेंशंस क्या हैं कि हम देखते हैं कि यूएस कहता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, फ्री प्रेस हो, मल्टी पार्टी सिस्टम हो, ठीक है, ताकि डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी डिसीजन से पे ये अफेक्ट पड़े। उसके बाद चाइना क्या कहता है कि पार्टी लेड गवर्नेंस हो। पार्टी लेड गवर्नेंस अलाउज रैपिड डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डोमेस्टिक इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी इंटीग्रेशंस। ठीक है। सो इंस्टीट्यूशनल चैलेंज क्या है? हम एक तो देखते हैं कि गवर्नेंस मॉडल पे कंपटीशन चल रहा है दोनों का। यूएस लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है जबकि चाइना अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म को। इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस में क्या है कि चाइना का बीआरआई है, एआईआईबी है एंड शंघाई कोऑपरेशन। ठीक है। चाइना चाहता है कि जो ब्रेटन वुड सिस्टम है, आपका आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जो आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या तो उनको रिप्लेस करें बीआरआई, एआईबी या एससीओ में, या उनको बैलेंस करें ताकि जो उनका इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड पे वो कम हो। सो दिस रिफ्लेक्ट्स एन एफर्ट टू बिल्ड अ सिनोसेंट्रिक ऑर्डर रूटेड इन एशियन वैल्यूज एंड मल्टीपोलरिटी। तो ये जाहिर करता है कि चाइना चाहता है कि एक सिनोसेंट्रिक ऑर्डर हो, चाइना सेंट्रिक ऑर्डर हो। ठीक है। जिसमें एशियन वैल्यूज भी हो और मल्टीपोलरिटी हो, यानी कि यूनिपोलरिटी ना हो, जैसे सिर्फ यूएस का इन्फ्लुएंस है। उसके बाद ग्लोबल एंड रीजनल इन्फ्लुएंस में कंपटीशन है। ग्लोबल साउथ एंगेजमेंट वो कैसे है कि चाइना's BRI हैज एक्सपांडेड इन्फ्लुएंस अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी। कि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसने एक चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको इन्फ्लुएंस किया है, उसको बढ़ाया है। कहाँ पे बढ़ाया है? एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में। सो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ये ग्लोबल साउथ में आते हैं। वहाँ पे चाइना ने कैसे अपना असर और रसूख बढ़ाया है? वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी के थ्रू चाइना वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। ठीक है। सो द यूएस काउंटर्स विथ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W एंड G7 से PGII इनिशिएटिव्स।
So, in response to China's global economic influence through initiatives like the Belt and Road Initiative, the US and G7 have launched programs like Build Back Better World and Partnership for Global Infrastructure and Investment to offer alternatives and strengthen influence. What is Build Back Better World B3W, launched by the US in 2021? What are the goals? To promote infrastructure development in low and middle income countries to ensure transparency, sustainability and high quality standards, to counter China's Belt and Road Initiative influence. G7's Partnership for Global Infrastructure and Investment क्या है कि it is an initiative by G7 countries to mobilize funding for sustainable infrastructure projects. It focuses on climate friendly, transparent and inclusive development. It seeks to provide an alternative to Chinese funded projects. What are the strategic implications? US and allies aim to limit China's economic leverage in Africa, Asia and Latin America. It encourages recipient countries to adopt transparent governance standards. It reinforces US-led multilateral influence in global economic governance. So the US counters China's Belt and Road Initiative with B3W and PGII, offering sustainable infrastructure alternatives and reinforcing its global influence. उसके बाद हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड साइबर स्फीयर, साइबर स्पियोनेज, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स and data sovereignty debates represent the new frontiers of soft power and control. The information in cyber space domain has emerged as a new arena of global competition where cyber espionage, surveillance technology, exports and data sovereignty debates represent modern forms of soft power and strategic control. What is cyber espionage and surveillance? States increasingly use cyber spying to gather intelligence, influence politics and monitor rivals. Digital surveillance tools enable control over information flows, public opinion and security. Cyber capabilities now complement traditional military power. In simple words, power today is exercised not only through weapons but through information and technology and data. What is surveillance technology export? Countries export facial recognition systems, monitoring software and digital infrastructure. These exports extend political influence and norms beyond orders. Technology suppliers can shape how recipient states govern, monitor and control societies. And what is data sovereignty debates? Okay, data is now a strategic resource similar to oil or territory. States demand control over where data is stored, who accesses it and how it is used. Conflicts arise over privacy, national security and cross-border data flows. In simple words, control over data has become central to national sovereignty in digital age. What is soft power and control? Digital platforms, technology standards and cyber infrastructure shape global norms. Influence comes from setting rules, controlling networks and shaping narratives. Cyberspace blends soft power like attraction and norms with hard control, surveillance and coercion. What are the implications? Cyber competition intensifies US-China rivalry, raises ethical concerns about privacy, freedom and governance. It forces states to rethink security, diplomacy and sovereignty in digital terms. In simple words, in the digital era, cyberspace and data have become the new frontiers of power where influence is exercised through technology, surveillance and control over information. उसके बाद हम देखते हैं